हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, उन सभी किताबों को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो आपको ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ है वो ज़रूर देखनी चाहिए, आपकी जो फंडामेंटल जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की, अगर हम बात करें मेंस के एग्जामिनेशन की, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटीज़ का जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अभी स्टार्ट कर रखी है। 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 6th क्लास की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उन सभी को अभी तक हमने कवर किया है। तो स्टूडेंट्स, हमको ये जो बुक्स हैं इनको कवर करना चाहिए, और इसके अलावा हम ऐसी तरीके से स्टार्ट करते हुए हायर स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं उनकी तरफ चलेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो 11th एंड 12th क्लास की जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं उनको कवर किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए उन सबको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा, जिसमें आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्रा है, नितिन सिंघानिया है, एम. लक्ष्मीकांत है। तो इस तरीके की जिस भी सब्जेक्ट की जो भी किताबें हैं उन सभी किताबों को आपके लिए कवर किया जाएगा, चाहे इकोनॉमी की कोई किताब हो, चाहे पॉलिटी की कोई बुक हो, सभी बुक्स को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज का जो लेक्चर है, जो वाटर साइकिल से रिलेटेड है, पानी जो है, पानी के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा पानी अर्थ के ऊपर कहाँ पाया जाता है, इसी जो अर्थ के ऊपर जो पानी पाया जाता है इसका ऊपर एक क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स के अंदर में पूछ लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के द्वारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पानी है वो कहाँ मिलता है। जैसे ओपन में अगर हम बात करें ओशियंस में मिलता है, सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें कि जो आइस हैं जो ग्लेशियर्स के रूप में वहाँ पर मिलता है, थर्ड नंबर पर जो ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। अभी तक हम ओवरव्यू लें इस जो एनसीईआरटी है 7th क्लास की एनसीईआरटी, जिसके अंदर हमने एयर को कवर किया था। कल हमने एयर को कवर किया था, जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो लेयर्स हैं उन सब के बारे में देखा। उससे पहले हमने रॉक साइकिल के बारे में देखा। ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो बायोस्फीयर है, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का मिलके जो एक बायोस्फीयर यूनिट जो क्रिएट होती है, तो उसके बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उन सबको अभी तक देखा है। तो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करते हैं वाटर्स के बारे में, पानी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जो वाटर साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने से रिलेटेड भी। अगर हम बात करें कि और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं अर्थ के हमारे सोलार सिस्टम के अंदर, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में, अगर हम क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बात करें, तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पानी की बहुत सारी जो डिफरेंट काइंड का जो यहाँ पे वाटर वेपर क्रिएट होती है, आइस बनती है, ये सभी एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंट हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो अर्थ को जब बाहर से जब देखा जाता है, सोलार सिस्टम का जो हमारा ये सिस्टम है सोलार सिस्टम, इसको अर्थ को बाहर से कोई दूसरे प्लानेट से जब ऑब्जर्व किया जाता है तो ये ब्लू कलर में दिखाई देता है। इसी वजह से इसको ब्लू प्लानेट के रूप में भी बोला जाता है कि कम्प्लीटली ब्लू है। 3/4 जो हमारा जो अर्थ है वो पानी से घिरा हुआ है, पानी उसके ऊपर प्रेजेंट है 3/4, और जो लैंड का मासेज है वो काफ़ी कम है। ऐसा भी बताया जाता है कि अगर ग्लेशियर्स कम्प्लीटली मेल्ट आउट हो जाएंगे तो जो अर्थ है उसके लगभग सभी जगह जो सबमर्ज हो जाएंगी पानी के अंदर में। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। इसीलिए जो अभी रिसेंटली जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इशू निकल के आ रहे हैं, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, वहाँ पे ये जोर दिया जा रहा है कि अर्थ का जो वार्मिंग हो रही है, अर्थ जो गर्म होने को लग रही है, उसको रोकना है, उसकी जो स्पीड है उसको रिड्यूस करना है। क्योंकि ह्यूमन इंड्यूस कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनकी वजह से जो ग्लेशियर है वो कंटिन्यू मेल्ट हो रहा है, जिसमें हम ब्लैक
ब्लैक कार्बन की बात करें, हम जो एमिशन जो यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है उनकी बात करें, एमिशन जो यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के द्वारा या किन्हीं भी ऐसी एक्टिविटीज़ के द्वारा जिसमें जो क्लाइमेट है उसके अंदर चेंज आ रहा है वेदर के द्वारा डिफरेंट, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हमको कंटिन्यू सुनने को मिलता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो पानी है उसकी बात करें कि जो सन है, हमारा जो सूरज है, सूरज की जो हीट होती है उसकी वजह से यहाँ पे इवोपरेशन होता है और पानी यहाँ पे जो इवोपरेट होने के साथ वाटर वेपर में क्रिएट होता है। वाटर वेपर में क्रिएट होने के साथ ही वो वहाँ पे ऊपर जाएगा, राइज करेगा। राइज करने के साथ ही अब हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर के अंदर में जो एटमॉस्फेयर की सबसे जो लोअर डाउन में लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में हमने देखा कि हाइट इंक्रीज होने के साथ ही जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। तो हाइट इंक्रीज होगी ट्रोपोस्फियर में, उसके साथ ही जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। टेम्परेचर यहाँ पे जब डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स तो ये वाटर है जो और भी कूल डाउन होगा। कूल डाउन होगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस होने की वजह से वहाँ इसको कोई न्यूक्लियाई मिल जाएगा। न्यूक्लियाई के चारों तरफ ये जो वाटर वेपर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठा होने लग जाएंगी और वहाँ पे बन जाएगा क्लाउड। क्लाउड बनने के साथ ही जब क्लाउड अनबियरेबल जब उसकी पोजीशन हो जाएगी, वो वाटर ड्रॉपलेट्स को नहीं इकट्ठा कर पाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पे अगर जो क्लाउड हैं उनके आपस में यहाँ पे कोलिजन की वजह से या अनबियरेबल उनका जो सिचुएशन होने की वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल है वो हमको देखने को मिलेगी। और वो ही रेनफॉल है जो बाद में समुद्र में नदियों के थ्रू समुद्र में जाके मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली वाटर साइकिल है। ये प्रोसेस अगर हम बात करें वाटर वेपर के फॉर्म होने से रिलेटेड और वापस पानी का उसी समुद्र में वापस जाकर मिलने से, वो ओशियन में जाके वापस मिलने का जो प्रोसेस है, इसी को यहाँ पे वाटर साइकिल बोला गया है। कम्प्लीटली वाटर साइकिल इसी को यहाँ बताया गया है। तो स्टूडेंट्स हमको पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल क्या है, कंप्लीट जो ये प्रोसेस है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी जो साइकिल्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे जब हम इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनको जब स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगर पानी की जो प्रेजेंस है उसके बारे में आपको देखें तो आपको पता होगा कि 5 जो ओशियन हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जिस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर में, उसी तरीके से 5 ओशियंस हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, बड़े, जिनको महासागर बोला जाता है हिंदी के अंदर में। और छोटे छोटे आपको सी हैं वो तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चाहे हम बात करें रेड सी की अगर हम बात करें, कैस्पियन सी की हम बात करें, मडागास्कर की अगर हम बात करें, तो बे ऑफ बंगाल की बात करें, अरेबियन ओशन की अरेबियन सी की हम बात करें, तो स्टूडेंट्स ये जो छोटे छोटे सी हैं इनको हम जो स्मॉल वाटर बॉडी होती है उसको यहाँ पे सी बोला जाता है और जो बिग वाटर बॉडी होती है उसको ओशियन बोला जाता है। तो 5 बड़े ओशियन हैं और उन बड़े ओशियंस का अगर हम बात करें कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे अर्थ के ऊपर में। सी नेविगेशन में, मैरीटाइम नेविगेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिशिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सी फूड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत सारे जो लोगों के लिए, सी फूड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर ही है तो इंडिया के अंदर भी जो सी फूड का जो कंजप्शन है वो कम है, बट जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो सी फूड का जो कंजप्शन है वो काफ़ी हाई है। तो फिशिंग के लिए सी फूड के कंजप्शन के लिए, इसके अलावा मैरीटाइम जो ट्रैवलिंग है, मैरीटाइम जो यहाँ पे ट्रेड होता है उसको यहाँ देखते हुए नेवल फोर्सेज के लिए, तो सी का जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमको पता भी होना चाहिए कि सी को किस तरीके से यहाँ मेंटेन करना है, क्या वहाँ पे रूल होते हैं। तो उन सब के बारे में आपको जब आप हायर स्टैंडर्ड की बुक्स जब रीड करेंगे तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि अर्थ पे जो कम्प्लीटली जो पानी है वो पानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो सेम ही प्रोसेस है वो यहाँ पे वाटर वेपर के थ्रू अबाव जाएगा, फिर नीचे आएगा और उसके बाद में रेनफॉल होगी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इरिगेशन के पर्पज़ से ये एग्जाम्पल दिए हैं। हरियाणा का एग्जाम्पल दिया है, अमेजन रिवर का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमको पता होना चाहिए फ्रेश वाटर का जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं। तो इसमें रिवर हैं, पॉन्ड हैं, स्प्रिंग हैं, ग्लेशियर हैं, ये मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर हैं। अगर हम सोल्टी वाटर की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे जो ओशियंस हैं, ओशियंस का जो पानी होता है वो सोल्टी होता है। तो
इसके अलावा सोल्टी नहीं होता है स्टूडेंट्स, आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि ओशियंस का जो वाटर है वो कंजप्शन के लिए सही नहीं होता है, जिसके अंदर आपको देख रही वहाँ पे ऑयल का जो बहुत सारी ऑयल स्पिल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, जिसमें कोई भी शिप है उसके अंदर में जब लीकेज हो जाता है कोई जहाज़ के अंदर में, तो वहाँ पे जो ऑयल का स्पिल है वो देखने को मिलता है। और भी बहुत सारा जो वेस्ट है वो वहाँ पे ओशियन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ओशियन का जो वाटर है वो यहाँ पे सोल्टी होता है। द वाटर ऑफ ओशियन इज salty and saline as it contain large amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride और common table salt है, जिसको हम जो खाने में यूज़ करते हैं वो सॉल्ट मैक्सिमम यहाँ पे डिजोल्व होता है वाटर के अंदर में। तो ओशियन का जो पानी है, ओशियन का पानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि ओशियन का पानी है वो सोल्टी है और कंजप्शन के लिए गुड नहीं है किसी भी ह्यूमन बीइंग के कंजप्शन के लिए। अगर हम बात करें कि फ्रेश वाटर की, जो हमको रिवर्स में देखने को मिलेगा, ग्लेशियर्स में जो मेल्ट होके आता है, पॉन्ड है वहाँ पे देखने को मिलेगा, स्प्रिंग है, ग्लेशियर हैं, इन सब जगह पे आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा, जो कम्प्लीटली यहाँ पे आप मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का। और यहाँ पे कम्प्लीटली ड्रिंक करने के पर्पज़ से तो नहीं है, कंजप्शन के लेवल के गुड तो है नहीं, बट फिर भी आप अगर हम बात करें कि सोल्टी वाटर एंड द जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर में यहाँ पे रिवर्स के अंदर में ज़्यादा जो ह्यूमन के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा रिवर्स का जो वाटर है। जो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हमारे इंडिया के अंदर जो नमामि गंगा है, गंगा को जो क्लीन करने से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स चलाई जा रहे हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं जिनका जो पानी है, जो वाटर है जो पॉल्यूटेड हो गया है, उसको यहाँ पे पोल्यूशन को रिमूव करने से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं, लास्ट कुछ ईयर से चल रही हैं, बट अभी इतना उनमें सक्सेस तो नहीं हो पाया है। उसके बिहाइंड में ये भी है कि ह्यूमन बींग्स का भी, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनका भी रोल है इसके अंदर में, कि उनके द्वारा जो डिस्पोजल किया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो भी सबसे ज़्यादा रिवर्स के अंदर आपको यहाँ पे मिक्स होता है, मर्ज होता है जो उसके अंदर रिवर के अंदर में, और वो वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है। जिसके अंदर आपको सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो आप देखिए गंगा के बारे में। अगर हम गंगा रिवर की बात करें, गंगा रिवर का जो ओरिजिनेशन होता है वहाँ से जब आती है रिवर, और उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है कानपुर के बाद में जो रिवर का वाटर है उसको अगर आप कलर को देखें, और अगर आप कानपुर से पहले जो गंगा का जो पानी जो कलर है तो उसके अंदर आपको डिफरेंस कम्प्लीटली आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं कि वाटर बॉडीज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर जो पानी पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो पानी पाया जाता है ओशियंस के अंदर, जो 97% पानी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा हम देखें कि जो आइस कैप हैं, आइस कैप्स के अंदर 2% है, तो टोटल 99% यहाँ पे पानी है जो आइस कैप एंड ओशियंस के अंदर है। इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि ओशियन का जो पानी है वो यहाँ पे सैलाइन होता है, वो खारा पानी जिसको बोलते हैं वो हुआ करता है। इसके अलावा जो रेस्ट जो पानी है वो यहाँ पे फ्रेश वाटर बोला करते हैं। ग्राउंड वाटर के अंदर 1% से भी कम पानी मिलता है, बट आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो इरिगेशन का जो पर्पज़ है कम्प्लीटली डिपेंड है ग्राउंड वाटर का, जो एक्सट्रैक्शन के थ्रू ग्राउंड वाटर से वहाँ पानी निकाला जाता है और उसको यहाँ पे एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ में यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए जो ग्राउंड वाटर का डिप्लेसिंग हो रहा है, वाटर टेबल जो वहाँ डाउन जा रही है, उसके बारे में एक काफ़ी कंसर्न है इंडियन अथॉरिटीज़ के लिए भी। इसके अलावा इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में गाइडलाइन भी दी गई थी कि पानी को कम से कम यूज़ करना है, जो ग्राउंड वाटर है उसको, क्योंकि वो सबसे फ्रेश वाटर है पीने के लिए, सबसे कंजप्शन के लिए पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा फिजिएबल है, उसको कंजप्शन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमको पता होना चाहिए कि थर्ड नंबर पे जो ग्राउंड वाटर लेस देन द 1% ऑफ द जो वाटर अवेलेबल है अर्थ के ऊपर में, उससे भी कम 1% यहाँ पे अवेलेबल है ग्राउंड वाटर में। इसके अलावा फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इनलैंड सी हैं, सोल्ट लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर भी पानी मिलता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी मिलता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट रखने के लिए जो वाटर वेपर के फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में जो पानी, वो उसके लिए रेगुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो सैलिनिटी के बारे में हमने देखा, तो सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी है एक ओशियन है, एक सी है, डेड सी जिसको बोला जाता है, इजराइल के पास वो लोकेटेड है। स्टूडेंट्स डेड सी के अंदर जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है।
अब ये भी आप जब आप हायर स्टैंडर्ड की बुक्स जब आप रीड करोगे तो आपके लिए एक टॉपिक होगा कि किसी भी ओशियन के अंदर जो सैलिनिटी है वो क्यों होती है ज़्यादा। तो ये आपके लिए जब हायर स्टैंडर्ड की बुक्स है आप जब उनको अच्छे से रीड करोगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि हायर जो सैलिनिटी का ज़्यादा होने के बिहाइंड में जो रीजन होते हैं कुछ ऐसे सी जो लैंड के आसपास लोकेटेड हैं जिनमें यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो सैलिनिटी है उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर जोग्राफिकल जो पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट होती है। जो फ्रेश वाटर का ना मिलना रिवर के द्वारा वो एक पॉइंट होता है किसी भी जो सी है उसके अंदर में यहाँ पे सैलिनिटी का होना। तो डेड सी जो इजराइल के पास लोकेटेड है वहाँ पे जो सैलिनिटी है सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। और सैलिनिटी की बात करें जो एवरेज सैलिनिटी है जो 35 पीपीटी के रूप में पाई जाती है पार्ट्स पर 1000 के रूप में यहाँ पे ओशियन वाटर के अंदर में। अगर हम बात करें पानी के स्टूडेंट तो मार्च 22 मार्च का जो दिन आता है जिसको वर्ल्ड वाटर डे के रूप में यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रीइंफोर्स किया जाता है। स्टूडेंट्स इन सब टॉपिक्स के बारे में जो हमारी एंशिएंट वाटर की कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स थी उन सब के बारे में हमने कुरुक्षेत्र की एक मैगजीन के अंदर में जुलाई मंथ की जो मैगजीन है उसके अंदर में कवर किया है। तो आप उसका वीडियो देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे एंशिएंट वाटर की कंजर्वेशन की क्या क्या टेक्निक हुआ करती थी। जैसे अगर हम बात करें बावड़ी है, राजस्थान में आपको बावड़ी मिलेगी, टंका मिलेगा, इसके अलावा आपको अलग अलग तरीके की जो आहार पाइन है बिहार के अंदर में। इस तरीके के आपको डिफरेंट काइंड की जो वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक है एंशिएंट समय में यूज की जाती थी तो उनके बारे में आप देख सकते हो। हमारे जो जुलाई मंथ की जो कुरुक्षेत्र की जो मैगजीन है जो रूरल बेस होती है कम्प्लीटली जो रूरल इकोनॉमी के ऊपर में रूरल बेस जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर बेस होती है जो कुरुक्षेत्र की मैगजीन। तो वहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो इनके बारे में और इनके बारे में आप हमारा जो वीडियो है उसको भी जाके देखिए। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा। इसके अलावा हम देखते हैं वाटर का जो मूवमेंट होता है, पानी का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में यहाँ डिफरेंट 3 काइंड के यहाँ डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले होता है वेव्स। जो वेव्स क्या होता है कि पानी में लहरों का उठना, जो लहर होती हैं पानी के अंदर में वहाँ पे। फिर आती हैं टाइड कि टाइड्स का यहाँ पे आना और करंट। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वाटर साइकिल के अंदर में। अगर हम बात करें कि वेव्स क्या होती हैं, अगर हम बात करें कि वेव्स यहाँ पे होती क्या हैं, जब वो पानी का जो सरफेस है, पानी जो वाटर का जो सरफेस है किसी भी ओशियन के अंदर में और सी के अंदर में जब वो राइज होता है और फॉल होता है इसी को यहाँ पे वेव्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा अगर आप कभी भी कोई भी ओशियन के पास में या सी के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा पानी की जो एक्टिविटी होती है वो आपको कंटिन्यू देखने को मिलती है। कंटिन्यू वहाँ पे जो लहरें होती हैं, वेव्स जो होती हैं कंटिन्यू चल रही होती हैं। और जब आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की कोई अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन होता है या अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड है ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको जो ज़्यादा है जो पानी की जो वेव्स है जिसकी जो अमाउंट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी एंड क्वालिटी के अंदर में देखने को मिलेगी। तो उसी को यहाँ पे सुनामी बोला जाता है। ऐसी ही एक सुनामी 2014 के समय में इंडिया ने अपने जो इंडिया का जो सदर्न इंडिया का जो कोस्ट है वहाँ ने फेस की थी जिसके अंदर अंडमान एंड निकोबार के अंदर ये जो सुनामी है इसका पीक रहा था। तो सुनामी 2004 के अंदर में आई थी। आपको पता होगा स्टूडेंट्स अंडमान और निकोबार में जो इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट हुआ करता था इसमें इंदिरा पॉइंट जो सबसे सदर्न पॉइंट था वो इस सुनामी के अंदर में पानी के अंदर मर्ज हो गया। अब ये सुनामी किस वजह से आई थी, इन सुनामीज़ के बिहाइंड में रीजन क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगर हम रीड करेंगे तो हायर स्टैंडर्ड की जब एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे और इसके अलावा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो किताबें हैं जिसमें अगर हम बात करें कि DR खुल्लर हैं, माजिद हुसैन हैं, इन सब बुकों को जब कवर करेंगे तो उस समय में आपके लिए हम इन जो सुनामी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने देखा कि जो वेव्स हैं वो क्या होती हैं। अब हम देखते हैं टाइड क्या होती हैं। तो टाइड्स की बात करें तो स्टूडेंट्स कोई भी दिन के अंदर में 2 बार टाइड आती हैं। एक बार जो कोई टाइड होगी वो हाई टाइड होगी। हाई टाइड क्या, जिसका मैक्सिमम वाटर चला जाए, और सबसे लोवेस्ट टाइड होगी जिसमें जो पानी है वो फुल सबसे लोवेस्ट लेवल पे यहाँ पे रिसीड होता है किसी भी शोर के ऊपर में, तो उसको यहाँ पे लो टाइड बोला जाता है। तो टाइड्स 2 तरीके की होती हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार एंड भाटा।
ज्वार एंड भाटा ऐसे कुछ वर्ड यूज किया जाता है। तो टाइड जो है वो यहाँ पे हाई टाइड होगी और लो टाइड होगी। हाई टाइड में आपको जो पानी का जो यहाँ पे जो लेवल है वो हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे वाटर सोर के जो कोई भी यहाँ पे कोई भी किनारा है वहाँ पे सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो रिसीड करते हुए पानी देखने को मिलेगा उसको यहाँ पे बोलेंगे लो टाइड। स्टूडेंट सबसे मेन जो फोर्स है बिहाइंड द जो हाई टाइड एंड लो टाइड के लिए वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो पुल है वो सबसे बड़ा सोर्स के रूप में यहाँ काम करता है। ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स के रूप में काम करेगा और जिसमें जो सोलार है, मून है, इनका जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रेविटेशनल पुल के समय में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो टाइड्स का जो आने का जो बिहाइंड में जो रीजन होगा, जब भी यहाँ पे जो सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ के अर्थ के अंदर में, यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर जब आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ जो हाई चांसेस होते हैं टाइड्स के आने के। टाइड जो हैं जो बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स आती हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो हाई टाइड आती हैं, हाई टाइड और जब भी यहाँ पे आपको जो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर में मून देखने को मिलेगा सोलार और जो अर्थ है इनके, तो यहाँ पे जो टाइड है वो आपको नॉर्मल डे टाइम में देखने को मिलेंगी, नॉर्मल टाइड्स होंगी। यहाँ पे हाई टाइड एंड लो टाइड के रूप में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा फुल मून एंड द जो न्यू मून होता है उसी समय में आपको जो टाइड्स का जो एक्टिविटी होती है, जो वहाँ पे जो टाइड्स का जो यहाँ क्वांटिटी होती है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन जो दिन होते हैं, फुल मून या नो मून वाला जो टाइम होता है उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये टाइड्स होती हैं जो नेविगेशन प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करती हैं, नेविगेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प करती हैं, फिशिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब के अंदर हेल्प करती हैं। तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेट किया जाता है उस प्रोसेस के अंदर भी इन टाइड्स के द्वारा मदद की जाती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि जो टाइड्स हैं उनसे सिर्फ कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन होता है, वो सुनामी ऐसा बात है कि सुनामी की वजह से जो है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा किसी भी सरफेस पर अगर सुनामी का वहाँ पे क्रिएशन होता है। अगर हम बात करें कि जो टाइड है, टाइड्स की वजह से यहाँ पे आपको जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हेल्प मिलेगी। दूसरा हमको देखने को मिलता है कि टाइड्स की वजह से ही जो नेविगेशन प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन किया जाता है यहाँ पे उन सब के अंदर में टाइड्स की वजह से आपको मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ओशियन करंट की। ओशियन करंट जैसे हमने वेव्स के बारे में देखा, सुनामी के बारे में देखा। सुनामी जो वेव्स का जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट एक मोमेंटम है जो लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। वेव्स के बारे में देखा, हमने देखा टाइड्स के बारे में जो ग्रेविटेशनल पुल जो उनके बिहाइंड में एक जिम्मेदार है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो टाइड्स हैं वो मैक्सिमम आती हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट जो ओशियन करंट है। ओशियन करंट आपको देखने को मिलेगा जो सी का जो टेम्परेचर है उसको कंटिन्यू यहाँ मेंटेन रखने के लिए, एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, जैसे जो वाटर वेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो ओशियन करंट हैं, जो हमारे जो ओशियंस हैं, ओशियंस के अंदर में जो टेम्परेचर को कम्प्लीटली रेगुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि ये अगर कोई इक्वेटर है, इक्वेटर से जब पोल की तरफ में कोई वाटर है वो कंटिन्यू ट्रैवल करता है, जो करंट्स यहाँ पे ट्रैवल करते हैं उनको यहाँ पे बोला जाता है वार्म करंट, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे उनको बोला जाता है कोल्ड करंट। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो डेफिनेशन है इसके बारे में पता होना चाहिए कि वार्म करंट जो ओरिजिनेट होते हैं इक्वेटर की तरफ से और पोल की तरफ जाते हैं, और कोल्ड करंट जो पोल से ओरिजिनेट होते हैं और इक्वेटर की तरफ जो ट्रॉपिक्स के जो एरिया है वहाँ पे जो आएंगे। तो यहाँ पे ये करंट के बीच में डिफरेंस है कि वार्म करंट कहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम आपको इंसोलेशन देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जो सनरेज हैं वो देखने को मिलेंगी। तो इक्वेटर के ऊपर जब आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा तो यहाँ पानी गर्म होगा तो पानी यहाँ पे ट्रैवल करेगा। ट्रैवल कहाँ पे करेगा? लो जो यहाँ पे रीजन है जहाँ पे जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है उस साइड वहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो इसी जो वाटर का जो कम्प्लीटली ट्रैवल है ये करंट के ऊपर डिसाइड किया गया है, जो ओशियन करंट है उनके ऊपर में। और ओशियन करंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, हमारे जो ओशियंस हैं उनके अंदर टेम्परेचर को कम्प्लीटली मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक करंट का नाम बताया गया है कि लेब्राडोर करंट है वो कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है। इन सभी करंट्स के बारे में
आपको डिटेल में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको याद होने चाहिए करंट्स, कौन सा जो करंट है वो कहाँ से निकलता है। आप देखिए, आप ये 7th क्लास की बुक के अंदर दिया हुआ है ये सब चीज़ें। अब आप हायर स्टैंडर्ड की बुक्स बच्चे रीड करने का स्टार्ट कर देते हैं जिनका जो प्रिपरेशन वो अच्छी नहीं है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, आपको सोशल स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, बचपन से ही नॉलेज है, तो आप हायर स्टैंडर्ड की बुक्स रीड कीजिए। बट अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है और अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग है तो 6th क्लास की एनसीईआरटी से एक बार देखिए। तो स्टूडेंट, जो लैब्राडोर करंट है उसको कोल्ड करंट बोला गया है, और जो गल्फ स्ट्रीम है उसको यहाँ पे वार्म करंट के रूप में बोला गया है। वार्म करंट क्यों बोला गया है? ये इक्वेटर से यहाँ पोल्स की तरफ में इसका जो डायरेक्शन होगा, और लैब्राडोर करंट है वो वहाँ पोल से यहाँ ट्रॉपिक्स की तरफ में या इक्वेटर की तरफ में इसका डायरेक्शन होगा। और जो ओशियन करंट है वो टेम्परेचर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट द वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। ये बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी ये दोनों करंट हैं जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फिशिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो फिशिंग पे प्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं वो क्रिएट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि जापान के पास में जो एरिया है, जापान में जो फिशिंग का जो अगर हम बात करें फिशिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, मछली पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पे ये दोनों करंट हैं वो मिलते हैं। मिलने के साथ वहाँ फेवरेबल जो कंडीशन है, जो फिशिंग के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो यहाँ पे क्रिएट होती है, जिसमें हम बात करें कि वो फेवरेबल ग्राउंड प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो जापान है वहाँ पे जो फोगी कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी, कि जहाँ पे ये ओल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट एंड द डेट वार्म करंट जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पे आपको जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो मिलेगी फोगी कंडीशन, जो नेविगेशन प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। बट आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ फिशिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, फिशिंग की एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी अच्छी फेवरेबल देखने को मिलेंगी। और फिशिंग जो फिशिंग का अगर हम बात करें, फिशिंग एग्रीकल्चर है, फिशिंग का जो सिस्टम है उसके अंदर में आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे करंट्स के बारे में बताया गया है। आपको इन करंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये करंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाटर बॉडी के वेस्टर्न साइड में निकलता है, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है। तो इस जो मैप है इसकी आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस मैप की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो कोई टॉपिक्स है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो है ये सब चीज़ें। और करंट से रिलेटेड अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। आपकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कभी भी वेस्ट नहीं जाती है स्टूडेंट। अगर आप अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो डेडिकेटेड वे में रीड कीजिए। ये एनसीईआरटी के अंदर 7th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर करंट के बारे में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने वाटर साइकिल के बारे में देखा, वाटर साइकिल के अंदर वेव के बारे में देखा, हमने देखा यहाँ पे कि जो टाइड्स हैं वो किस तरीके से आती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, उन सब के बारे में देखा। हमने देखा कि वाटर का प्रेजेंस के बारे में यहाँ पे देखा, वाटर डे के बारे में देखा जो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड करेंगे आपके लिए। आप इन बुक्स को रीड कीजिए। इसके साथ हम हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उनको जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं जैसे ये एनसीईआरटीज कंप्लीट होंगी। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।